तो आज तारीख है 12 नवंबर। और 12 नवंबर की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है, जो अभी भारत ने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए एक शर्त रख दी है बेसिकली, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज कहे जाते हैं। तो अगर हमें उन्हें पूरा करना है, कि हमने गोल रखे हुए हैं अलग अलग, ये गोल वो गोल क्लाइमेट के, तो उसके लिए भारत ने साफ कह दिया है कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज से तकरीबन अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन चाहिए। अगर जब वो हमें ये उपलब्ध करवा पाएंगे तभी हम अपने जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। और बेसिकली इंडिया ने 5 क्लाइमेट गोल्स बताए हैं कि नॉन फॉसिल को हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक लेके जाना है, नॉन फॉसिल एनर्जी को। और 2030 तक ही हमें 50% इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है। 2030 तक ही हमें कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक कम करना है, कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करना है। और 5वां गोल है कि 2070 तक हमें नेट जीरो करना है। और इनके लिए नेगोशिएशन चल रहा है बाय द वे डेवलप्ड कंट्रीज से। अब देखते हैं क्या निकल के आ पाता है। ये बेसिक गोल्स हैं जो हम लोगों ने एनडीसी के अंतर्गत रखे हुए हैं कि हमें अगर एनडीसी पूरे करने हैं, अगर डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि हम अपना इमिशन कम करें और क्लाइमेट चेंज में मदद करें, तो उन्हें भी हमारी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नेपाल आर्मी को लेके, कि नेपाल आर्मी ने डिक्लेयर कर दिया कल कि वो अपनी खुद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी। बाय द वे अभी तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। इंडिया में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात 1967 से चल रही है, जो हरियाणा गुरुग्राम में बनाने की बात चल रही है, बट अभी तक केवल उसकी बाउंड्री वॉल ही बन पाई है। और वो पूरा का पूरा केस अभी तक होम मिनिस्ट्री में डला ही हुआ है ठंडे बस्ते में। और पाकिस्तान के पास 2 है बाय द वे, और नेपाल भी अपनी बनाने की बात कर रहा है, पता नहीं इंडिया में कब बन पाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है बेलारूस को लेके, कि कल हम लोगों ने बात किया था कि जो ईस्टर्न यूरोप और बेलारूस और पोलैंड इन सब में क्या चल रहा है उसको लेकर कल हम लोगों ने करंट में बहुत बात की थी। आज बेसिकली ये खबर आई है कि बेलारूस ने साफ कह दिया है कि अगर पोलैंड ये माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ ये नहीं सुलझाता है, तो हम जो यूरोप के लिए गैस कनेक्शन, जो गैस पाइपलाइंस जाती हैं बेलारूस से होते हुए, बेलारूस ने साफ कह दिया है कि हम वो सारी की सारी कट ऑफ कर देंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यूरोप को गैस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बेलारूस ने एक तरीके से धमकी सी देती है कि ये माइग्रेशन प्रॉब्लम या तो पोलैंड सॉल्व करे, या जितनी भी गैस कनेक्शन पाइपलाइन है उनको हम कट ऑफ कर देंगे। अब देखते हैं आने वाले समय क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये साउथ अफ्रीका से, कि साउथ अफ्रीका के जो लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे डी क्लर, उनका अभी निधन हो गया है बाय द वे। और 1993 में हम देखते हैं मंडेला के साथ में नोबेल पीस प्राइज भी इन्हीं को मिला था। और 1989 से 1994 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहे थे साउथ अफ्रीका के। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी, जो मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज चल रही है उसको लेके, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज चल रही है उसको लेके बेसिकली। तो हम देखते हैं पिछले साल यूएस ने यूएई और बहरीन और इधर हम देखते हैं इजराइल, इन सब के बीच में टाई अप करवाया था। फिर जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उससे इजराइल और पास में आया था यूएई और बहरीन के। तो हाल ही में 4 देश, यूएई, बहरीन, इजराइल और यूएस, ये मरीन टाइम नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं गल्फ में, रेड सी में बेसिकली। तो और जब हम लोग गल्फ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि गल्फ से लगी हुई जितने भी देश हैं वो सारी सारी गल्फ कंट्रीज कहे जाते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली 6 देश हैं, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, बहरीन और कतर। यही इन्हीं देशों को जो गल्फ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के भाग हैं उनको ही गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। और रेड सी जिसमें ये एक्सरसाइज होने वाली है, अगर उसकी बात करें तो तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले रेड सी बनी थी। और हर साल रेड सी का जो दायरा है वो 1-2 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि रीजन्स कि उसको रेड सी क्यों कहा जाता है, तो कहा जाता है कि हिस्ट्री में एक बार ऐसे रेड सी में ब्लूम हुआ था, तो अलग अलग पेड़ टाइप के जो एल्गी होती है वो रेड कलर के ऊपर आ गई थी, तो पूरी सी रेड हो गई थी, जिस वजह से इसका नाम रेड सी पड़ गया था। और बाकी कुछ लोगों का कहना यह है कि रेड सी इसका नाम इस वजह से पड़ा था क्योंकि ये वेस्ट में पड़ती है, तो वेस्ट को हम लोग रेड से बताते थे, नॉर्थ को हम लोग ब्लैक से बताते थे, तो इसलिए ये नाम पड़ा था। अब ओरिजिनली किसी को नहीं पता कि इसका नाम रेड सी क्यों है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है प्रमोद भगत को लेके। प्रमोद भगत हम जानते हैं अभी उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में हमारे लिए गोल्ड मेडल भी जीता था और पैरा बैडमिंटन प्लेयर है वो। तो अभी इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 6 अन्य प्लेयर के साथ में प्रमोद भगत को भी देने की बात की गई है। और इंडिया के ये पहले पैरा बैडमिंटन प्लेयर होंगे जिनको ये अवार्ड मिलेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी, जो एक हिंदू मैन के बारे में बेसिकली। तो उनका नाम है देवाश्याम पिल्लई, 17th सेंचुरी के हैं बाय द वे, अभी के नहीं है। तो 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और
बेसिकली क्रिश्चियन बन गए थे और लाजारस नाम रख लिया था अपना, और फिर इक्वलिटी के लिए बहुत काम किया था, कास्ट डिफ्रेंसिएशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था इंडिया में भी, और फिर उसके बाद में यूरोप में भी जाकर काम किया इन्होंने। तो इन्हीं सब के चलते हुए अभी पोप के द्वारा इनको सेंट की उपाधि दी जा रही है, बस दैट्स ऑल। तो ये पहले इंडियन इंडिविजुअल मैन है जिनको, मतलब जो हिंदू से कन्वर्ट हुए थे और जिन्हें सेंट की उपाधि मिलने वाली है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है शी जिनपिंग के बारे में, कि चाइना की जो हिस्ट्री है उसको रीराइट किया जाएगा, ये शी जिनपिंग ने कह दिया है। और बेसिकली वही है कि हम देखते हैं माओ की बात कर लें हम लोग, जो माओ जेडंग थे, उसके बाद हम लोग डेंग की बात कर लें, तो उन्हीं की राह पे शी जिनपिंग भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, और हिस्ट्री को रीराइट करने की बात कही है। और पूरी वोटिंग करवाई गई, सब लोगों ने वोटिंग में हाथ उठाए, पता नहीं किस लिए वोटिंग होती है वहाँ पे, कम्युनिज्म है तो क्या ही वोटिंग करनी है, लेकिन ठीक है, वही खुद ही उठ के कह देना डायरेक्ट के आज से ये हो गया, लेकिन ठीक है चलो वोटिंग दिखाने के लिए करवाई हम, तो ठीक है अब रीराइट की जाएगी हिस्ट्री चाइना की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड साइंस डे को लेके, कि आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, मतलब बेसिकली। और हम बात करें कि भारत में साइंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, भारत का अलग है, हम लोग सीवी रमन की वर्ष जयंती मनाते हैं। और वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को अभी मनाया गया है, और यूनेस्को ने 2001 में बुडापेस्ट में इसको मनाना शुरू करवाया था, तब से इसको लगातार मनाया जा रहा है, 20वीं एनिवर्सरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दिल्ली के एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को लेके, कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में कैंपेन शुरू किया है। बेसिकली जो लोग बाहर रोडों पे या अपने घर के द्वारे जो कचरा कचरा जला देते हैं उनको नहीं जलाएं, उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाना, उनके लिए 10 डिपार्टमेंट सारे दिल्ली के मिलके काम करेंगे, गली गली में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और जो ग्रीन दिल्ली एक ऐप बनाया जाएगा जिसपे लोग डाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कचरा जलाया जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जाएगा, जो जलाएंगे उन पे जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। देखते हैं कहाँ तक सफल होता है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ ना, दिल्ली का AQI बहुत ऊपर चला गया है स्टबल बर्निंग की वजह से, और भी कारण है उन सब की वजह से, प्रदूषण की वजह से, कुछ पटाखों का भी थोड़ा बहुत असर है, तो इन सभी की वजह से उनका AQI काफ़ी ऊपर चला गया है दिल्ली का। तो उसको कम करने के लिए अभी दिल्ली 1 महीने के लिए ये दिल्ली एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है NAS को लेके, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये एक नया सर्वे है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जा रहा है। बेसिकली CBSE और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है दोनों मिलकर करेगी। ये सर्वे में होगा क्या, जो 3rd क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं, उनका लेवल जानने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ तक इनका लेवल है, मतलब पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो पढ़ाई के हिसाब से इनका लेवल क्या है, ये किस लेवल पे चल रहे हैं। बेसिकली ऐसे कहा जाए 22 लैंग्वेज में ये सर्वे किया जाएगा, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किया जाएगा। उसके बाद में जो 3rd और 5th क्लास के बच्चे हैं उनका एक टेस्ट होगा छोटा सा, लैंग्वेज मैथ और EVS का। वहीं 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनका लैंग्वेज मैथ साइंस और सोशल साइंस का टेस्ट होगा। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका लैंग्वेज मैथ साइंस सोशल साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज का, ऐसे पांच अलग सब्जेक्ट होगा, टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट से स्टडी गैप कितना है, लर्निंग आउटकम कितना निकल रहा है, टीचर कितने प्रोफेशनल हैं, ये सब भी देखा जाएगा। क्लासरूम सपोर्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली इन सब के असिस्टमेंट के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लॉन्च किया जा रहा है। अब लेकिन अगर पता है इसका सही डाटा निकल के आया तो हम लोगों को भी पता है कि सरकारी स्कूलों में क्या हालत है, अगर पूरे देश की बात की जाए तो देखते हैं, डाटा आएगा शायद मे बी अभी कुछ महीनों में आएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन को लेके, कि IRCTC के द्वारा ये ट्रेन शुरू की जा रही है, बेसिकली इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि 7 नवंबर से चलेगी। 17 दिन के लिए ये ट्रेन होगी और तकरीबन 15,000 रुपये लगेंगे इसमें। और सीट भी होगी खुद की, मतलब स्लीपर सीट्स दी जाएंगी, होटल्स भी वहाँ पे बुक किए जाएंगे। और राम जी जहाँ जहाँ पे गए थे बेसिकली उन हर जगह पे पूरे पे घुमाते हुए लेके जाया जाएगा। तो पूरा नॉर्थ से स्टार्ट होगी और पूरा बिल्कुल साउथ तक जाएगी, तमिलनाडु में जाकर खत्म होगी ये पूरी यात्रा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है न्यू डायनासोर स्पीसीज को लेके। तो अभी इसी सानेक ISSISAANEQ ये नाम है, एक नई डायनासोर स्पीसीज का मिला है जो कि ग्रीनलैंड में पाई गई है। एक लॉन्ग नेक वेजिटेरियन डायनासोर है जिनकी पीठ पे ऐसे कीले टाइप के उगे हुए हैं। और अगर हम लोग डायनासोर की बात कर ले तो थोड़े टाइम फ्रेम की बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है वो है पैलियोजोइक, जो कि 300 मिलियन पहले आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं रेप्टाइल्स और ये छोटे छोटे कीड़े सब दिखाई देते हैं।
फिर हम देखते हैं मीसोजोइक टाइम फ्रेम आता है। मीसोजोइक बेसिकली 250 से लेके 100 मिलियन ईयर्स के बीच में चलता है। और मीसोजोइक को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले तो टेरेसिक जो कि 250 से 200 के बीच में है, मिलियन ईयर्स के बीच में। फिर हम देखते हैं जुरासिक। जुरासिक में जो मैन डायनासोर्स थे वहीं पे बनना शुरू हुए थे, जो 200 से 150 मिलियन ईयर्स के बीच में है। और फिर आता है क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस बेसिकली 150 से 100 के बीच में चलता है, जिसमें उड़ने वाले डायनासोर्स वगैरह भी पैदा हो जाते हैं। और फिर 100 के तकरीबन आके डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं 100 मिलियन ईयर्स पहले। और आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले एक अलग ही जो जोन आता है उसका नाम है सेर्नोजोइक। और सेनोरॉइक में हम लोग जानते हैं कि इंसान पैदा हो गए थे आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले। दैट्स ऑल। और यहाँ पे हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है वो आया है यूएपीए को लेकर कि देखो, यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको बेसिकली बनाया किस लिए गया था? जो गैर कानूनी गतिविधियां उनको रोका जा सके, जो एंटी स्टेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको रोका जा सके, कोई देश के खिलाफ कुछ कर रहा है उनको रोका जा सके, देशद्रोही कुछ काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, आज ये लॉ खुद में ही अनलॉफुल हो गया है। ये ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में। अब क्या कहा गया आगे अपन पढ़ते हैं कैसे। देखो, अभी त्रिपुरा में क्या हुआ, माइनॉरिटीज के खिलाफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसने माइनॉरिटीज की सॉफ्ट स्टोरी, रिलीजियस प्लेसेस पे आक्रमण किया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यूएपीए लगा के माइनॉरिटीज के 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। किस लिए? क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हेट फैला रहे थे, ऐसा कहा गया है पुलिस के द्वारा। अब ये जब जांच होगी तब पता पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए ना, इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज कैसे किया जा रहा है? इस लॉ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड, बहुत ज्यादा ही दायरा दे दिया गया है इस लॉ का, जो स्टेट को बहुत ज्यादा पावर दे देता है कि वो किसी भी तरीके से इसको यूज कर सके। क्योंकि जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कोई स्टेट के खिलाफ कर रहा है या करना चाहता है तो भी इसमें पकड़ा जा सकता है। और फिर जब पकड़ लिया जाता है तो स्टेट पे ऐसी आर्बिट्री पावर्स हैं बेसिकली कि तुम्हें बेल भी इसमें मिलना मुश्किल हो जाता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। तुम्हें, अगर तुम टेररिज्म में लिप्त हो, ठीक है, तुम टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तुम टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हो, इस पे भी यूएपीए लगाया जा सकता है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वास्ट लॉ बनाया गया है। और आजकल हम लोग बात करना कि बेसिकली जैसे पैम्पलेट्स हैं, बुक्स हैं। जैसे मान लो एक बुक है जो इंडिया में बैन है। अगर कोई इंसान जाता है, यूएसए जाता है, अमेरिका जाता है, यूयू जाता है, वहाँ से कोई बुक लेके आता है और वो बुक जो इंडिया में बैन है बेसिकली, और वो आके अपने कमरे में बैठ के आराम से पढ़ रहा है, उस पर भी यूएपीए लगाया जा सकता है। क्योंकि तुम स्टेट के खिलाफ जा रहे हो, मतलब पैम्पलेट्स के खिलाफ भी लगाया गया है। और ऐसी चीज़ों पे भी इसी दायरे में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी लगा दिया गया कि किसी ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट की और उसको लेके उस पर यूएपीए लगा दिया गया और तुरंत के तुरंत उसको पकड़ लिया गया। अब इस पे एक डाटा भी आया था एनसीआरबी का। एनसीआरबी का डाटा है कि ऐसे 100 लोग जिन पे यूएपीए लगाया जाता है, उनमें से केवल 3 ही लोग हैं जिनको कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जाता है। मतलब 97 लोग ऐसे हैं जिन पे यूएपीए लगाया जाता है 100 में से, जो छूट जाते हैं, जिनको कोर्ट कह देती है कि ये यूएपीए लगाने लायक ही नहीं है। तो इससे, और 2019 से 2018 के बीच में जब से हम लोग देखते हैं कि यूएपीए में चेंजेस लाए गए हैं, तब से 18 से 19 के बीच का जो डाटा आया है उसमें 37% ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं केवल यूएपीए में। तो वही है ना कि ये दिखाता है कि सरकार डराने का प्रयास करती है कई बार यूएपीए का यूज करके, अपोजिशन को दबाने का प्रयास करती है। जो लोग आलोचक हैं, आलोचना डेमोक्रेसी में होना जरूरी है सरकार की, सरकार अपने आलोचकों को दबाने की कोशिश करती है, दिखाती है कि हम तुम्हें यूएपीए के तहत पकड़ लेंगे। इसीलिए इस पूरे में ये कहा गया है कि यूएपीए जैसे एक्ट को वापस ले लेना चाहिए। और ये एक्ट जो अनलॉफुल एक्टिविटीज को दबाने के लिए बनाया गया था, ये खुद में ही अनलॉफुल है। ये बात कही गई है इस एडिटोरियल में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है टैक्सेस के बारे में। एडिटोरियल है जो द हिंदू में आया बेसिकली कि देखो, हम जानते हैं आर्टिकल 280 के तहत हमारा फाइनेंशियल कमीशन दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, केंद्र और राज्य में जितने भी टैक्सेस आते हैं उन टैक्सेस का बंटवारा करता है। अभी हमारा 15th जो फाइनेंस कमीशन था, एन के सिंह उसके हेड है, उन्होंने साफ कह दिया है कि 41% टोटल टैक्स का जो भी पैसा है वो राज्यों को मिलेगा और तकरीबन जो 59% है वो केंद्र सरकार रखेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, मानो केंद्र सरकार कई बार ऐसे टैक्सेस को इम्पोज कर देती है जो टैक्सेस असली में अगर देखा जाए
मतलब इस प्रकार के टैक्सेस जिनका बंटवारा नहीं करना पड़े, जो कि टैक्सेस सीधे के सीधे केवल और केवल केंद्र सरकार के ही खाते में जाते हो। ऐसे टैक्सेस को केंद्र सरकार ज्यादा लगाना आजकल ये देखा गया है, केंद्र सरकार उन टैक्सेस को लगाना ज्यादा प्रेफर करती है। और ये चीज इंडिया के स्टेट्स के फेडरल राइट्स को वायलेट करता है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो बेसिकली दो चीजें होती हैं, जैसे सेस मान लो या हम लोग देखते हैं सरचार्जेस मान लें। जितने भी सेस लगाए जाते हैं, सरचार्जेस लगाए जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, उनका कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनमें ड्यूटीज बांटी जा रही हो या फाइनेंशियल कमीशन उनसे आए हुए टैक्स को बांट रहा हो। वो पूरा पूरा केंद्र सरकार के पास में रहता है। और आजकल केंद्र सरकार एनवायरनमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, ऊपर से पेट्रोल पे तो सेस 31% और डीजल पे 31 रुपए पेट्रोल पे और 33 रुपए डीजल पे सेस है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जितना तो एक्सरसाइज ड्यूटी से टैक्स नहीं लगा हुआ है, उससे ज्यादा एडिशनल तो सेस लगा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार सीधा का सीधा पैसा अपने खाते में डाल रही है, वो तो उसको राज्यों के साथ में बांटना ही नहीं है। क्योंकि अगर एक्साइज ड्यूटी है तो वो बांटना है, सेस या सरचार्ज है तो वो बांटना भी नहीं है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं केंद्र सरकार टैक्सेस से बढ़ के सेस और जो चार्जेस हैं उन पे, जो सरचार्जेस हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है एक तरीके से, इस वजह से कि हमें राज्यों के साथ में बांटना ना पड़े। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाए तो सेस और सरचार्ज लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं लगाना चाहिए कि टैक्स से ही ऊपर चला जाए, टैक्स ब्रैकेट से, क्योंकि ये इंडिया के फेडरल सिस्टम को बर्बाद करता है। हम देखते हैं ना डिविजिबल पूल में जो चीजें आएंगी ही नहीं, एक तरीके से हम कहें टैक्स के डिविजिबल पूल में केंद्र सरकार के द्वारा आजकल एक्से टैक्सेस को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। वहीं राज्यों का फेडरल ढांचा इससे बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात कर ले, अभी हम लोगों ने देखा था कि दिवाली के आसपास में आके केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई थी और पेट्रोल पे 5 रुपए, डीजल पे 10 रुपए, ये सब कमी ला दी थी। अब इसका असर क्या पड़ा था? इसका असर ये पड़ा था कि जब तुम एक्साइज ड्यूटी टैक्स कम करते हो तो उसमें राज्य का हिस्सा कम होता है, ना कि केंद्र सरकार का। तो उसमें राज्य केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा है, और फिर उस वजह से राज्यों को भी अपने वेट कम करने पड़े। तो राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से आने वाले पैसे में जो हिस्सा मिलता था वो भी कम हो गया, और खुद के वेट किए तो वो भी कम हो गए। तो राज्य ज्यादा नेगेटिव में गए हैं। अगर देखा जाए तो नेगेटिव इफेक्ट राज्यों की कमाई पे ज्यादा पड़ रहा है। और कोरोना के काल में हम लोग जानते हैं राज्यों के पास इस समय इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो ओवरऑल में इसमें यही कहा गया है कि जो फेडरल सिस्टम है अगर हमें उन्हें बना के रखना है, तो जो सेस और सरचार्ज जैसी जो चीजें हैं, इन चीजों को यूज करना बुरी बात नहीं, यूज करना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार को इनको तरीके से यूज करना चाहिए जिससे फेडरल सिस्टम अफेक्ट ना हो। दैट्स ऑल। तो आज 12 नवंबर की बात करें तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।